नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक विचारधारा को। आधुनिक विचारधारा के पहले हम इसके पहले पार्ट में प्राचीन विचारधारा या प्राचीन परिकल्पना को पढ़ चुके हैं, उसको पहले समझ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत हमने 4 सिद्धांतों को पढ़ा। पहला जो सिद्धांत था वो था विशिष्ट जननवाद, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विशिष्ट जननवाद धर्मवाद से संबंधित है, यानी कि धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। दूसरा जो सिद्धांत था वो था स्वतः जननवाद, यानी कि इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक थे अरस्तु, जो ये मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप होती है, अर्थात निर्जीव पदार्थों से होती है। इनका समर्थन करते हुए वॉन हेल्मंड ने एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें आगे चल के कुछ दिनों बाद, लगभग 21 दिनों बाद चूहों का जन्म हुआ। ठीक है। फिर इसी क्रम में हमने तीसरा जो सिद्धांत पढ़ा था वो था जीवांत जीवोत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं बल्कि सजीव पदार्थों से हुई है, ऐसा ये सिद्धांत की अपनी मान्यता है। इस सिद्धांत की मान्यता जो है वो प्रूफ करने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसमें 3 कांच की अलग अलग बोतल या जार लिए गए, जिसमें से पहले कांच की बोतल को खुला रखा गया, जिसमें मांस का टुकड़ा डाल दिया गया, और दूसरे वाली कांच की बोतल के अंदर मांस के टुकड़े को डालकर पूरे को एयर टाइट पैक कर दिया गया। तीसरी जो बोतल थी उसमें भी मांस के टुकड़े को डालकर उसको कपड़े से ढक दिया गया या बांध दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो खुली हुई बोतल थी उसके अंदर जो मांस का टुकड़ा था, छोटे छोटे कीड़े उसको खा चुके थे, बैक्टीरिया, लार्वा आदि सूक्ष्म जीव वहां पैदा हो चुके थे। लेकिन दूसरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखा, क्योंकि वो एयर टाइट था, और तीसरे में भी कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। इस सिद्धांत के समर्थन में ये प्रयोग इस बात को सिद्ध करता है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं बल्कि सजीव पदार्थों से हुई है, नहीं तो जो बंद थे उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य होता। इसी सिद्धांत के समर्थन में लुई पाश्चर ने भी अपना एक प्रयोग किया 1861 में, और यह सिद्ध किया जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं बल्कि सजीव पदार्थों से ही संभव है। इसी क्रम में जो चौथा सिद्धांत था वो था ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत ये माना जाता है जीवन की उत्पत्ति के जो मौलिक तत्व थे वो ब्रह्मांड में मौजूद थे, उल्का पिंड की बारिश के साथ पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया। ये प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत 4 सिद्धांत थे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। यदि किसी व्यक्ति ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उस लेक्चर को पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को समझें। ठीक है। इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा यानी कि मॉडर्न हाइपोथेसिस। मॉडर्न हाइपोथेसिस जो है इसके अंतर्गत एक रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया गया, और सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे A.I. ओपेरिन। ओपेरिन महोदय के द्वारा यह रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, और रासायनिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति कई वर्षों तक रासायनिक तत्वों के परिणाम से हुई है, यानी कि रासायनिक तत्वों के आपसी संयोजन से नए नए तत्व यौगिक बनते गए और उन्होंने जीवन को संभव बनाया। यह सिद्धांत की अपनी यह मूल मान्यता है। ठीक है। इस सिद्धांत को देने वाले A.I. ओपेरिन ने 1936 में जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत उन्होंने इस रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके माध्यम से ये सिद्ध करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से रासायनिक तत्वों के परिणाम स्वरूप हुई है। तो आइए समझते हैं रासायनिक तत्व के अंतर्गत इन सिद्धांतों को। ठीक है। समझने के पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस प्रकार के लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों से इसके बारे में चर्चा अवश्य करें। ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो आपकी विचारधारा है आधुनिक विचारधारा, उस आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत क्या क्या परिणाम स्वरूप चीजें हुई हैं उनको विस्तार से देखते हैं। ठीक है। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत एक जो सिद्धांत दिया गया है वो है रासायनिक विकास। क्या सिद्धांत का नाम है? रासायनिक विकास।
रासायनिक विकास के सिद्धांत को AI ओपेरिन नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? AI ओपेरिन। ओपेरिन नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को 1936 में 1936 में लिखी गई अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बुक है, ये व्यक्ति है, ये सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें संबंधित हैं। ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत जो रासायनिक विकास का सिद्धांत है वो ओपेरिन बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति 8 चरणों के परिणाम स्वरूप हुई है। कितने चरण हैं? 8 चरण। कुछ बुक आपको ये 6 चरण बताएंगी, कुछ 8 चरण बताएंगी, उससे कोई संबंध नहीं है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से अगर 6 चरण हैं तो ये 6 चरणों के अंदर वो बात खत्म कर देंगे। किताबों की अपनी अपनी कहानियां हैं। 8 चरण होंगे तो 8 चरण के अंदर ये पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है कि कितने चरण बताने हैं तो आप 8 चरण बताएंगे। ठीक है। अब ये 8 चरण कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन अपनी विचारधारा को रखते हैं, उनको हम विस्तार से समझ लेते हैं। पहला चरण, कौन सा चरण? पहला चरण। अच्छा, आपने जो पहाड़े हैं, बच्चों के जो पहाड़े होते हैं वो देखे होंगे, आपने खुद भी पढ़े होंगे, याद किए होंगे। तो उन पहाड़ों के ऊपर इस प्रकार से एक चित्र बनाया गया है कि जैसे ये पृथ्वी है, ये आग का गोला है, फिर पृथ्वी आग के गोले से थोड़ा ठंडी हुई, फिर उसके बाद और ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस तरह से पृथ्वी की आज वर्तमान स्थिति में पृथ्वी पहुंच गई है। इस तरह से आप एक चित्र जरूर देखा होगा बचपन से। तो ये जो चित्र है उस चित्र के अंतर्गत आज ये पृथ्वी वर्तमान स्थिति में है। इस वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के क्रम में यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। तो जब पृथ्वी की ये स्थिति है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ये विचारधारा जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है। इस जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ये जो पहला चरण है वो शुरुआत यहीं से करता है। वो क्या बताता है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहला चरण था वो परमाणु अवस्था से संबंधित था। किससे संबंधित था? परमाणु अवस्था। यानी कि इस चरण के अंतर्गत जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी में कई हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे कई और भी हल्के तत्व मौजूद रहे होंगे, और हल्के तत्वों के मौजूद होने के कारण इस पहले चरण को नाम दिया गया परमाणु अवस्था। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, हल्के तत्व मौजूद हैं और पृथ्वी आग के गोले के समान है। पृथ्वी पर जीवन नहीं है, लेकिन जीवन के कई वर्षों के बीतने के जीवन की उत्पत्ति के संघर्ष में अभी ये पहला चरण है। ठीक है। इस चरण के बाद जो दूसरा चरण प्रारंभ होता है उस चरण को हम बोलते हैं, ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण को हम बोलते हैं अणु अवस्था। हम क्या बोलते हैं भैया? ओपेरिन के द्वारा बताया गया है, इसलिए हम उनकी विचारधारा को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा जो चरण है वो है अणु अवस्था से। अब अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं? परमाणु यानी कि एटम, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं ये क्या है तो आप देखकर बताएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये अणु है कि परमाणु है? तो आप कहोगे कि परमाणु है। लेकिन दो हाइड्रोजन के परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन का अणु। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जब पृथ्वी सबसे पहले चरण में थी तो परमाणु अवस्था में थी। यहाँ पे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे हल्के तत्व मौजूद थे, जिनके आपसी संयोजन से परमाणु से अणु का निर्माण हुआ और पृथ्वी पहले चरण से दूसरे चरण में पहुंच गई। ठीक है। तो दूसरे चरण में क्या बना? दूसरे चरण में आपके लिए बने हैं अणु, यानी कि एटम से बने मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु से बने अणु। तीसरा जो चरण है, इस तीसरे चरण के अंतर्गत जो तीसरा चरण है ये क्या कहना चाह रहा है कि तीसरे चरण में यही अणु परमाणु आपस में रासायनिक क्रियाओं अभिक्रियाओं के संयोजन के बाद यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक। यानी कि अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन को देखते हैं तो ये नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाया होगा, स्वाभाविक सी बात है ना, यौगिक बनाए होंगे। फिर उसके बाद CH4 मीथेन भी बनाया होगा।
ऐसे कई और भी तत्व बने होंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हम 2 तत्व ले लेते हैं। तो यानी कि तीसरे चरण में जब पृथ्वी पहुंची होगी, रासायनिक तत्वों के आपसी संयोजन से अणु परमाणु के बाद यौगिक का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, ये जो यौगिक हैं वो बहुत ही सरल अवस्था में होंगे। ठीक है, इसी क्रम में जो चौथा चरण ये बताते हैं, चौथे चरण में ये जो सरल यौगिक हैं वो आगे चल के जटिल यौगिकों में कन्वर्ट हुए होंगे। किस यौगिक में? जटिल यौगिक। जटिल यौगिक यानी कि आपके न्यूक्लिक अम्ल बने होंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। न्यूक्लिक अम्ल बने होंगे, न्यूक्लिक अम्ल से आगे चल के न्यूक्लियोटाइड बने होंगे और इस प्रकार से ये विकास क्रम आगे बढ़ा होगा। ठीक है, इस विकास क्रम के आगे बढ़ने में मदद मिली आपको 5वें चरण से। तो जो 5वां चरण है वो ये बताता है कि पहले चरण में परमाणु, दूसरे में अणु, तीसरे में आपके सरल यौगिक, चौथे में आपके जटिल यौगिक, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड बने उससे आपका बना होगा डीएनए, आरएनए। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल है ना, तो न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और इस प्रकार से आपके गुणसूत्र, जीन आदि कई संरचनाओं का निर्माण हुआ होगा। संभव है ना, क्योंकि डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही तो होता है और यहाँ पे आपके राइबोज न्यूक्लिक एसिड बने होंगे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बने होंगे, शर्करा बनी होगी, जो भी है तत्व वो यहाँ पे आके बन के तैयार हुए होंगे। फिर यही जटिल संरचना आगे चल के और कॉम्प्लेक्स हो गई होगी। ठीक है, कई और प्रकार के जटिल यौगिक बन गए होंगे। फिर इसके बाद जो 6वां चरण प्रारंभ होता है वो 6वें चरण के अंतर्गत ये बताते हैं कि सबसे पहली कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी। कौन सी सेल बनी होगी? प्रोकैरियोटिक। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण 6वें चरण में हुआ होगा। ठीक है, अब यहीं तक क्या है कि कुछ किताबें बता देती हैं कि जीवन की उत्पत्ति के 6 चरण हैं, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति में जो 6वां चरण है वो किसका है? वो कोशिका का है। और कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मतलब हमने थोड़ा सा ही जाना है इसके पिछले लेक्चर के अंतर्गत। जीवन की उत्पत्ति जो है, जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत कोशिका मूलभूत इकाई होती है, यानी कि हमारे जीवन के अंतर्गत अगर बेसिक यूनिट को देखें तो वो है सेल। हर एक जीव का शरीर कोशिका से ही बना है। ठीक है, तो कोशिका बनी है। 7वें चरण में इस कोशिका के अंदर पोषण विधि का विकास होता है, यानी कि ये पोषण करना चालू कर देती है। किस प्रकार से? कुछ होंगे परजीवी, कुछ होंगे अपने सहजीवी और कुछ होंगे स्वपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, कुछ दूसरों पर आश्रित होने वाले अलग अलग प्रकार के जीव बने होंगे। और इन जीवों के अंदर कई प्रकार के और परिवर्तन हुए होंगे, जैव विकास हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, तब जाके परिणाम स्वरूप 8वें चरण में एक और कोशिका बनी होगी, वो होगी आपकी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के बाद धीरे धीरे और कई जटिलताओं के साथ साथ जीवन संभव बना होगा। तो ओपेरिन अपने इस सिद्धांत को 8 चरणों के माध्यम से प्रूफ कर देते हैं और ये बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अकस्मात ही नहीं बल्कि कई हजारों लाखों वर्षों के रासायनिक तत्वों के आपसी संयोजन का परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे चल के इसको एक एक करके और व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो 2 विचारधाराएं हैं वो प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आधुनिक लेक्चर के अंतर्गत हमने ये ओपेरिन के सिद्धांत को पढ़ा। ओपेरिन के सिद्धांत के बाद हम स्टैनले मिलर के प्रयोग को भी समझेंगे, जो ये बताएगा कि ओपेरिन के द्वारा दिया गया सिद्धांत अपने आप में पूर्णतः सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैक्ट लिखे हैं उन फैक्टों को आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे और यही फैक्ट परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। यानी कि प्राचीन विचारधारा जो थी, परिकल्पना जो थी, उसके अंदर जो 4 सिद्धांत हैं वो शायद ही परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन ये पूछा जाएगा, ये निश्चित है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ओपेरिन के द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत है वो किस बुक में दिया गया? ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक में दिया गया। कब लिखी गई ये बुक? 1936 में लिखी गई। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो है ओपेरिन। ओपेरिन कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूस के वैज्ञानिक हैं। ये जो सिद्धांत है उसकी मूल धारणा क्या है? रासायनिक विकास का क्रमिक एवं विशिष्ट रूप से संगठित होना, यानी कि रासायनिक तत्वों का क्रमिक परिवर्तन जो है ये बताता है कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें, हमने चरण पढ़े तो पहला चरण जो था वो आपका
परमाणु अवस्था से संबंधित था। परमाणु अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी पर जो हल्के तत्व मौजूद थे वो थे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। यह जो फैक्ट है आप याद रखना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन से तत्व आवश्यक हैं, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ना दिख रहा है ना मैंने बोला है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन ये 3 हल्के मौलिक तत्व हैं जिनके द्वारा पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ होगा या हुआ है। फिर ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? ऑक्सीजन की भूमिका केवल इतनी है कि जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है, सरवाइव करने के लिए जरूरी है। और इन्हीं क्रम में, इन्हीं चरणों में किसी एक स्तर पर आते आते पृथ्वी पर ऑक्सीजन जैसे गैस का भी जन्म हुआ होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस की क्रिया भी हुई होगी जिससे जल का निर्माण भी हुआ होगा और करोड़ों, अरबों, लाखों, हजारों वर्षों तक बारिश भी हुई होगी जिससे पृथ्वी के ठंडे होने की दर और फास्ट हुई होगी। यानी जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जल का निर्माण एक अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन प्रारंभिक चरण में जल अर्थात ऑक्सीजन नहीं था, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो चरण है वो है आपका अणु अवस्था, जिसके अंतर्गत यही परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो चरण है वो अकार्बनिक, कार्बनिक जैसे सरल यौगिकों के निर्माण का था। ठीक है, चौथा जो चरण था वो इसी क्रम में आगे चल के थोड़े जटिल यौगिकों के निर्माण से संबंधित था, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो 5वां चरण होता है, इस 5वें चरण के अंदर आपके न्यूक्लियोप्रोटीन बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है, और जो आगे चल के एक कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण कर देते हैं, डीएनए, आरएनए का निर्माण कर देते हैं, केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। यानी कि एक प्रोकैरियोटिक कोश के विकास में पूरी की पूरी चीज जो है वो तैयार करके रख देते हैं। ठीक है, फिर 6वें चरण में आते से ही कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है और सबसे पहली जो कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं आदि कोशिका। आदि कोशिका यानी कि इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 7वें चरण में आते से ही पोषण विधि का विकास होता है, यानी कि ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले, कैसे ले, सांस कैसे ले, इन सब चीज़ों के बारे में ओपेरिन बताते हैं। ठीक है, 8वां चरण जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के विकास से संबंधित है और जैसे ही यूकैरियोटिक कोशिका का विकास होता है वैसे ही हम समझ जाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक तत्वों के परिणाम से ही हुई होगी। ठीक है, इसी चीज़ को एट अ ग्लांस देखने के लिए हम प्रयास करते हैं इस चार्ट का। जैसे कि ये एक मनुष्य है, इस मनुष्य का जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? कई अंग तंत्रों से मिलके बना है, यानी कि इसके शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं। इसके पहले हमने जो शुरुआती लेक्चर थे उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि हमारे सिलेबस में आखिरकार है क्या क्या, बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और उन चीज़ों को हमने पढ़ते समय ये देखा मानव शरीर की जो संरचना हमारे सिलेबस में दी है और उसके अंतर्गत ये तंत्र शामिल हैं। यानी हमारे शरीर की संरचना में ये तंत्र शामिल हैं और इन्हीं तंत्रों के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये तंत्र जो है वो कई अंगों के आपसी संयोजन से बने हैं और अंग जो हैं वो ऊतकों का परिणाम है और ऊतक जो है वो कोशिकाओं का परिणाम है। और कैसी कोशिकाएं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो आदि अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बनी हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। इस डीएनए, जीन और गुणसूत्र के अंदर जो चीजें हैं या इनका निर्माण किससे हुआ है? तो न्यूक्लिक अम्ल से हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर आपके न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन आदि होते हैं। इन सब चीजों से डीएनए, आरएनए या जीन, गुणसूत्र आदि का निर्माण हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है उनका निर्माण किससे हुआ है? तो जटिल और विशिष्ट कार्बनिक यौगिकों से हुआ है, जिसके अंदर अपन ने पढ़े थे ना, अमोनिया, मीथेन आदि। ठीक है, और ये जटिल यौगिकों का निर्माण किससे हुआ है? तो भैया सरल कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से हुआ है। और इनका निर्माण किससे हुआ है? तो अणुओं से हुआ है। अणुओं का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। और परमाणु कहाँ पाए जाते हैं? प्रारंभिक चरण में। अर्थात जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ये ओपेरिन का सिद्धांत वो अपने आप में पूर्णतः सत्य पाया गया। इसकी भी व्याख्या करने के लिए एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोग किया है, जिनका नाम है स्टेनले मिलर। मिलर यूरे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रयोग किया है और अपने प्रयोग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि भैया जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन का सिद्धांत अपने आप में सत्य है। ठीक है, उन्होंने एक बर्नर के माध्यम से एक फ्लास्क को लिया और उसको
इस पूरे कांच के आधार पर एक नली के रूप में जोड़कर व्यवस्थित एक स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ उन्होंने पानी रखा, पानी को गर्म करने के लिए हमेशा ये जो बर्नर है उसको चालू रखा, और उसके बाद यहाँ पे निर्वात स्थापित किया, यानी कि इस पूरे नली के अंदर जो भी वायु थी उसको बाहर खींच लिया। जैसे ही ये गर्म होगा तो भाप उठेगी, भाप उठने के बाद आगे आएगी, आगे आने के बाद वो इस कक्ष में जब आएगी तो यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये धन एक ऋण, और जलवाष्प जहाँ आएगी तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, स्पार्किंग होगी, यानी कि बिजली चमकेगी। बादल के अंदर बिजलियाँ चमकती हैं ना, तो उस प्रकार का एटमॉस्फेयर यहाँ बनेगा। जब यहाँ एटमॉस्फेयर बनेगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बादल गरजने जैसी स्थिति बनेगी, स्पार्किंग होगी, और यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें ली। एक तो ली उसने अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, मतलब ये है आपका मीथेन, ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन, और इसका अनुपात लिया 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। फिर उसके बाद जैसे ही ये नली नीचे आके खुलती है तो यहाँ कंडेंसर यानी कि कुछ इस पूरे गैस को ठंडा करने की व्यवस्था की गई। जैसे ये ठंडे होंगे तो संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनन की प्रक्रिया के बाद ये जल की बूंदों के रूप में उतर कर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर ये जल की बूंद इकट्ठी हो जाएंगी पानी के रूप में। जैसे ये नली भर जाएगी तो वापस ये इसमें आ जाएंगे, जहाँ से गर्म होकर ये वापस यहाँ पहुँचेंगे, और फिर स्पार्किंग होगी, फिर ठंडी होगी, फिर नीचे भरेगी, और इसके बाद यही क्रिया लगातार चलती रहेगी। कुछ दिनों तक ये क्रिया लगातार चलते रहने से इन्होंने पाया कि इसके अंदर कई ऐसे जटिल यौगिकों का निर्माण हो चुका है जो तीसरे चौथे चरण के अंदर देखे गए। ओपेरिन जो बता रहे हैं तीसरे चौथे चरण के अंतर्गत, उन तीसरे चौथे चरण के अंतर्गत या 5वें चरण के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आदि का निर्माण होने लग गया था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति जो ओपेरिन के द्वारा बताए गए सिद्धांत के आधार पर बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में सत्य हैं। ठीक, तो ये ओपेरिन के द्वारा बताए गए सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फिर इसके संबंध में कुछ फैक्चुअल जानकारी जो परीक्षा में पूछ लेते हैं, आप एक एक करके उनको नोट करते जाना, मैं बताता जाता हूं। सबसे पहली जानकारी है, मिलर ने अपने इस प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, किसको, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों को 2:1:2 के रेशियो में लिया और इस फ्लास्क के अंदर मिश्रित रूप से उनको रख दिया। पानी को हमेशा वाष्पशील बनाए रखने के लिए फ्लास्क को गर्म किया। यहाँ पे याद रखने वाला जो फैक्ट है वो है आपका इसका अनुपात, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात क्या है, 2:1:2। ठीक है। फिर उसके बाद इस फ्लास्क को एक अन्य फ्लास्क के कांच की नली से जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद उसको आगे चल के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ, बादल जैसे स्पार्किंग की घटना होने लगी और बादल जैसा एटमॉस्फेयर बनने लगा। ठीक है। फिर लगभग 1 सप्ताह तक इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की गई। विद्युत धारा प्रवाहित होने से बादल के गरजने, बिजली के चमकने जैसी स्थिति बनने लगी। इस क्रिया में पानी, मीथेन, अमोनिया के सहयोग से कई अन्य प्रकार की शर्करा यानी कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, वसी अम्ल और अन्य प्रकार के कई यौगिक इस फ्लास्क के अंदर प्राप्त हुए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मिलर यूरो के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से यौगिक या तत्व मुख्य रूप से लिए गए, तो वो लिए गए थे हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, 3 चीज ली गई थी। इन तीनों को किस अनुपात में लिया गया, तो 2:1:2 के अनुपात में लिया गया। अब इस अनुपात में लेने के बाद जब कुछ दिनों तक यानी कि 1 सप्ताह तक ये क्रिया चलती रही तो उसके बाद क्या क्या बना, तो उसके बाद बना आपका शर्करा, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और कई प्रकार के अन्य यौगिक। ठीक है। तो जब ये चीज बनने लगी उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप संभव नहीं है बल्कि रासायनिक तत्वों का परिणाम ही है। ठीक है। आगे बताते हैं, इस प्रयोग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि वातावरण यानी कि पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रारंभिक वातावरण था उसकी बात हो रही है। आदि वातावरण में पृथ्वी जो है वो वाष्प, बादल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसों से बनी रही होगी। फिर वायुमंडल में इन सब चीज़ों के पाए जाने से बादलों में आपस घर्षण हुआ होगा, घर्षण के होने से विद्युत धारा प्रवाहित हुई होगी, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से अमीनो अम्ल और अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण अर्थात निर्माण हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा, संभव है।
ठीक है, जिससे धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के बाद जीवन संभव हुआ होगा। अतः ओपेरिन का जो मॉडल है वो अपने आप में क्या है, सही प्रतीत होता है। तो यहां पे ये लेक्चर हो जाता है पूरी तरीके से समाप्त। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो सतत रूप से प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जय हिंद।